नमस्कार दोस्तों, जीएस के एक और अंक के साथ हम हाजिर हैं। आज फिर से 50 प्रश्नों का यह जीएस सेट देखेंगे फुल्ली डिस्कशन के साथ। आप लोगों की तैयारी चरम पर होगी और आशा करते हैं। एक और आपसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न पे हम लोग चलेंगे बिना समय गवाए। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है। दोस्तों एक और बात, आप लोग कमेंट करते हैं और क्वेश्चंस को आप बिना पढ़े उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस को आप पढ़ें, उसका आंसर ढूंढने का प्रयास करें और उसके बाद ही कोई डिसाइड लें, ठीक है। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है। ऑप्शन देखें, टिड्डा है, शैवाल है, तितली और मशरूम है। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो स्वतः पोषित की अगर बात करें तो शैवाल ही होना चाहिए। शैवाल है इसका सही जवाब, क्योंकि शैवाल जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, वह स्वतः पोषित होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। नंबर दूसरा, तेलुगु कीर्ति अमुक्त मलवेड़ा इसे बोला जाता है। अमुक्त मलवेड़ा या फिर अमुक्त माल्यद इसे भी बोला जाता है, माल्यद, ठीक है। ये पुस्तक है, जिसके लेखक कौन थे ये बताना है। तो देवराय, हरिहर बुक्का और कृष्णदेव राय। 4 ऑप्शंस में से आपका कृष्णदेव राय जो होंगे ये सही हो जाएगा, क्योंकि अमुक्त मलवेड़ा या फिर अमुक्त माल्यद नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं कृष्णदेव राय, ठीक है। तेलुगु कीर्ति है और ये जो कृष्णदेव राय का शासनकाल भी आपको जानने चाहिए, क्योंकि ये दक्षिण के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक थे। खास करके बाबरनामा जब आप देखेंगे, बाबरनामा में खुद बाबर ने इस चीज़ का वर्णन किया है कि दक्षिण में सबसे ताकतवर अगर कोई राजा है तो कृष्णदेव राय को माना है। बाबर खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है। तो शासनकाल की अगर हम लोग बात कर लें तो ये 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। कृष्णदेव राय की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। विजयनगर साम्राज्य कह सकते हैं इसको, आज़ाद नगर में कन्वर्ट किया था 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में जिसकी राजधानी हम्पी थी, ये इसे भी आपको याद रखने हैं। तो हरिहर और बुक्का के द्वारा, और कृष्णदेव राय जो शासनकाल इनका था 1509 से 1529 ईस्वी। नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। कृषि नीति, राजकोषीय नीति, कर नीति, मौद्रिक नीति। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो 4 ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन डी होगा, मौद्रिक नीति, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है, तो मौद्रिक नीति का उपकरण है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर, लैंगिक अंतराल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जाने कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो साक्षरता है, बिहार की साक्षरता हम लोग सबसे पहले समझेंगे। बिहार की साक्षरता, ठीक है। तो बिहार की साक्षरता जो है ये 63.8% है, ठीक है। 63.8% है। अगर अब इसमें पुरुष की माने तो पुरुष की जो साक्षरता दर है, पुरुष की साक्षरता कितना है, ये हो जाता है 71.2%। जबकि अगर महिला की साक्षरता की अगर बात करें, महिला की साक्षरता की अगर हम लोग बात कर लें तो कितना हो जाता है, 51.5%। अभी दोनों को अगर हम अंतराल निकालते हैं तो लगभग 19.7% ये आता है। दोनों का अगर आप अंतर करते हैं 51 और 71, तो आपका आंसर सही हो जाएगा 19.7%। लेकिन ये देखना है 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा है, ठीक है। बिहार की साक्षरता पूर्ण, ये भी आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष की साक्षरता इंपॉर्टेंट है, महिला की साक्षरता इंपॉर्टेंट है। अंतर पूछा जा रहा है तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना की अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लें, ऑप्शंस महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन। तो 4 ऑप्शंस में से आपका जो कौशल विकास हो जाएगा ये सही जवाब हो जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है किस क्षेत्र से है, कौशल विकास से संबंधित है। चलिए छठा नंबर सवाल देखेंगे। छठा क्या कहता है, सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, हालांकि सभी वीवीआई क्वेश्चन हैं।
सभी का स्टैंडर्ड एकदम हाई है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाए गए हैं। और ये जो सेट तैयार किए जा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है और बहुत मेहनत लग रहा है। 50-50 प्रश्नों का ये सेट तैयार करना, टाइपिंग करना, प्लस वीडियो बनाना। तो आप लोगों का सिर्फ एक ही कर्तव्य बनता है कि सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इतना कर लें तो बाकी सब हम यहाँ पे आपका काम कर देंगे, ठीक है। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्रीय अधिवेशन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 सत्रीय अधिवेशन होते हैं, ठीक है, सामान्यतः। चलिए आगे देखेंगे। शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? आसान है, ये 12 बजे से शुरू होता है। 1 बजे तक का ये काल जो होता है ये शून्यकाल होता है। 12 बजे से कै बजे तक? 1 बजे तक, ठीक है। 12 to 1 इसे याद रखना है। 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटा के लिए ये शून्यकाल होता है। चलिए आगे देखेंगे। हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हल्दी घाटी पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता से संबंधित है। समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, पत्रकारिता, राष्ट्रीय एकता। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा, पत्रकारिता से संबंधित है हल्दी घाटी पुरस्कार। हल्दी घाटी किससे संबंधित है आपको पता होगा। हल्दी घाटी का युद्ध फेमस हुआ था, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, उसको जरूर याद रखें। नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो ये 1 अप्रैल, 31 मार्च, 1 मार्च, 1 फरवरी। तो 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल, ठीक है। नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से शुरू की जा चुकी है। ध्यान देना है, की जा चुकी है, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से ये शुरुआत की जा चुकी है नई विदेश व्यापार नीति। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय की बात यहाँ पे हो रही है। 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अप्रैल, 17 अक्टूबर, ये है आपके ऑप्शन। 4 ऑप्शन हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 अक्टूबर। और ये 1992 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 1992 ईस्वी से इसे मनाया जा रहा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इसे बोला जाता है। चलिए, ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? ये कहाँ है ये बताना है। तो सबसे पहला बात यहाँ देख लें, ऑप्शंस लोनार, काबरा, भीमताल, लोकटक झील। 4 झील है यहाँ पे। तो लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में ये स्थित है। और ये जो है ये क्रेटर झील कहलाता है, ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है। तो ये लोनार झील महाराष्ट्र में है। एक एक करके देखेंगे हम यहाँ पे। भीमताल जो है ये उत्तराखंड में है। भीमताल जो है उत्तराखंड में है। और अगर हम बात करें लोकटक झील तो ये मणिपुर में है। तो हम हर चीज को आपको याद रखने हैं, एक एक चीज को, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस, सुशासन दिवस क्या होता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 12 अप्रैल, 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 25 दिसंबर जो होता है ये अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी, बिहारी वाजपेयी जयंती, ठीक है। तो इसे किस रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। पूर्व ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, ठीक है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है, आएगा। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली, यहाँ पे देखें, अवनी चतुर्वेदी, मिंटी अग्रवाल, भावना कंठ और शिवांगी सिंह। 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ ध्यान देने हैं। मिंटी अग्रवाल इसका सही जवाब हो जाएगा। 2019 ईस्वी में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, 2019 ईस्वी में, ठीक है, मिंटी अग्रवाल को। मिंटी अग्रवाल क्या है? ये एयरफोर्स में क्या है? ये स्क्वाड्रन, ठीक है, एयरफोर्स में है, मिंटी अग्रवाल है। तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला मिंटी अग्रवाल, 2019 ईस्वी में इन्हें दिया गया था, एयरफोर्स में ही है। आगे देखेंगे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आसान है, 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर। इसका सही जवाब 2 दिसंबर हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे 3 चीजें याद रखने की चीज है। ये 2 दिसंबर तो आप देख रहे हैं कि इस कंप्यूटर साक्षरता दिवस, एक होता है 1 दिसंबर, इसे भी आप याद रखें, ये एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स दिवस।
ठीक है, इसे भी आपको याद रखने हैं, एड्स दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। फिर एक है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, तो इसे भी आप याद रखें, विश्व मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस। तो 3 चीजें आपको यहाँ पे याद रखने हैं दिसंबर में, 1 से 10 तक, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शंस देखें, डॉक्टर बिधान चंद्र राय, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके, 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बिधान चंद्र राय। डॉक्टर बिधान चंद्र राय जो हैं, इन्हीं के जन्म दिवस पर डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। मेडिकल के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो इसे ही आपको याद रखने हैं। उसके बाद एक चीज और, इनका जन्म जो हुआ था, जन्म 1 जुलाई को हुआ था, 1 जुलाई 1882 ईस्वी, 1882 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। तो बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1 जुलाई 1882 ईस्वी में पटना में इनका जन्म हुआ है। और यही कारण है कि जो डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। डॉक्टर्स दिवस 1 जुलाई को। ठीक है, तो इसे आप याद रखें, 1 जुलाई डॉक्टर्स दिवस। ये क्यों मनाया जाता है, सारी चीजों को हम यहाँ पे बता दिए हैं। ग्रीन चैनल है एक, क्वेश्चन यहाँ पे एराइज है। ग्रीन चैनल है एक, डाक सेवा, आकाशवाणी चैनल, दूरदर्शन चैनल या फिर टेलीफोन सेवा। 4 ऑप्शन है आपके, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डाक सेवा। डाक सेवा जो है ये ग्रीन चैनल इसे कहा जाता है। आगे देखेंगे, WLL का अर्थ पूछ रहा है। WLL का अर्थ क्या होता है बताइए? WLL का विदाउट लीवर लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लाइन, विद इन लोकल लाइन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप, इसका सही जवाब होगा। WLL का अर्थ वायरलेस इन लोकल लूप इसे कहा जाता है। ठीक है, WLL। चलिए 18 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? ब्रिटेन है, USA है, फ्रांस है, भारत है। तो जाहिर सी बात है भारत में 2000 से ऊपर भाषाएं बोली जाती है, इसलिए इसका सही जवाब भारत हो जाएगा। चलिए, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली। 4 ऑप्शन हैं आपके, तो 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब हैदराबाद हो जाएगा। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हालांकि इसकी शाखाएं लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में भी इसका शाखा है। 20वां नंबर देखेंगे, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट, ध्यान देना है, इटालियन ऑफ द ईस्ट। तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, बांग्ला। ये 4 ऑप्शंस में से आपका तेलुगु सही जवाब हो जाएगा। तेलुगु कहाँ की भाषा है? ये आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। और तेलुगु जो है ये आपको याद होनी चाहिए। इसी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का पहला गठन हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन होने वाला, भाषा के आधार पर राज्य का गठन जो हुआ था, राज्य का गठन, प्रथम राज्य ये बना था कब? 1953 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखने हैं, 1953 ईस्वी में पहला राज्य बना था जो भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। तो इसे भी आपको याद रखने, और ये तेलुगु भाषा ही था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, भारतीय लोक नृत्य नहीं है, ध्यान से आप देखें, घूमर है, डांडिया है, गरबा है, कथकली है। 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सही जवाब हो जाएगा? एक एक करके आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहला देखें, घूमर है। घूमर कहाँ का है? तो घूमर राजस्थान का ये लोक नृत्य है। घूमर क्या है? राजस्थान का एक लोक नृत्य है। उसी तरह से डांडिया और गरबा, ये दोनों भी कहाँ का है? गुजरात का है। गुजरात का एक लोक नृत्य है। अगर कथकली की बात कर लें तो यह लोक नृत्य नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये शास्त्रीय नृत्य से कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में इसे रखा गया है। शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में कथकली को रखा गया है। तो भारतीय लोक नृत्य नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा कथकली। कथकली को लोक नृत्य नहीं बल्कि इसे शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा गया है। तो घूमर, डांडिया, गरबा ये लोक नृत्य है, कथकली शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है ये बताना है। टीकाकरण है, अनौपचारिक कर्मचारी है, गवर्नेंस, महिला सुरक्षा। तो मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है ये टीकाकरण से संबंधित है। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार परीक्षाओं में पूछ ही लिए जाते हैं, बहुत बराबर परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं।
आगे देखें, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो सैन्य अभ्यास है, नाम सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है सूर्य किरण, और किन दो देशों के मध्य होता है? एक तो भारत है, दूसरा कौन है? तो बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। चारों ऑप्शंस हैं। तो चार ऑप्शंस में से जो डी है नेपाल, नेपाल के साथ सूर्य किरण नाम का ये जो सैन्य युद्धाभ्यास है ये किया जाता है। 24 देखें, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, श्रवण बेलगोला। ये चार ऑप्शन हैं आपके। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश के संस्थापक थे, इसे आपको याद रखने हैं, इसे जरूर याद रखें, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और ये 322 ईसा पूर्व में ये मौर्य वंश की स्थापना किए थे। 322 ईसा पूर्व कह सकते हैं। उसके बाद ये चले गए थे श्रवण बेलगोला ही इसका सही जवाब हो जाएगा। श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है। तो इन सारी चीज़ों को आप जरूर याद रखें। श्रवण बेलगोला चले गए थे और जहाँ पे ये 298 ईसा पूर्व अपना देह त्याग किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, श्रवण बेलगोला में 298-97 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, निम्न में किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? रूस में लाल सेना का गठन भारत में भी किया गया था और ढेर सारे देश में भी किए गए थे, लेकिन रूस में यहाँ पूछा जा रहा है। तो लेनिन ट्राटस्की कौन है इसमें? तो ये ट्राटस्की हो जाएगा इसका सही जवाब। रूस में लाल सेना का गठन इसी के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे, निम्न में किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? ध्यान से इसको समझ लें पहले, ठीक है। पहले ऑप्शंस देखें, रूसी क्रांति है, इंग्लैंड की क्रांति है, अमेरिकी क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है। तो चार ऑप्शंस में से अक्टूबर की जो क्रांति है ये रूसी क्रांति को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। हमेशा याद रखें ये कैसे रूसी क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। तो इसे रूसी क्रांति कहें, बोल्शेविक क्रांति कहें। और 1917 ईस्वी में यह अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर में हुआ था, यही कारण है कि इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। तो ये तीनों क्रांति अगर पूछ दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होने हैं। किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में रूस में हुआ था और अक्टूबर में हुआ था, इसीलिए इसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धूरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? धूरी राष्ट्रों का नेतृत्व यहाँ पे पूछा जा रहा है। जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये चारों देश जो थे ये धूरी देश थे। ये चारों देश जो थे ये धूरी देश थे और इसमें जर्मनी इसका नेतृत्व किया था। नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। धूरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी के द्वारा किया गया था। मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका था, ब्रिटेन था। आयोडीन के टिंचर का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए होता है? ऑप्शंस आप यहाँ पे देखें, कैंसर के इलाज के रूप में, स्टार्च की उपस्थिति के निर्धारण में, एंटीसेप्टिक के रूप में। इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब एंटीसेप्टिक के रूप में हो जाएगा। आयोडीन के टिंचर का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। चलिए 29 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? तो चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस के अनुसार अगर आप देखेंगे तो शिवालिक, भारत गंगा का मैदानी क्षेत्र, हिमालय और अरावली, चार ऑप्शंस हैं आपके। तो अगर ऑप्शन से आप जाइएगा तो शिवालिक आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं ये शिवालिक की चट्टानें हैं, जो सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती है। चलिए, किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? ये आप पढ़े होंगे, न्याय के लिए जंजीर लगाया था जहांगीर ने। इब्राहिम लोदी, अकबर, जहांगीर, बाबर, इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर ने यमुना नदी के तट पर जंजीर लगाया था। बाद में चल के शाहजहां ने इसे सोने का जंजीर बनवा दिया। तो ये न्याय के लिए जंजीर लगाया गया था। आगे देखेंगे, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि। तो उत्तर प्रदेश की कोटि की अगर बात करें तो ये प्रथम कोटि हो जाएगा, ठीक है। चावल के उत्पादन में भारत में यूपी जो है वो पहले स्थान पे है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। अनुच्छेद 351 कहता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, ये देखिए सही है आपका। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, देखिए ये भी आपका सही है। तो तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 351 ये गलत हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा या फिर जो राष्ट्रभाषा है उसका विकास के लिए जो प्रचार प्रसार हो, ये अनुच्छेद 351 में वर्णित है। तो आपका सही जवाब अनुच्छेद 351 हो जाएगा, यहाँ पे गलत दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे, किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज की गई थी। प्रिंटिंग प्रेस की खोज यहाँ पे कही जा रही है। तो 14वीं, 15वीं, 13वीं, 12वीं, ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो सबसे पहले आप जान लें कि ये प्रिंटिंग प्रेस जो थे ये गुटेनबर्ग के द्वारा शुरू किया गया था। गुटेनबर्ग इसके आविष्कारक माने जाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक हैं गुटेनबर्ग, और ये 15वीं शताब्दी में इसकी खोज मानी जाती है, 15वीं शताब्दी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15वीं शताब्दी। अब भारत में अगर इसकी बात करें तो 1550-56 के आसपास में प्रिंटिंग प्रेस यहाँ लाया गया था। चलिए आगे देखेंगे, 34 नंबर, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी। तो गीता रहस्य किसने लिखा ये आपको बताने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे। बाल गंगाधर तिलक, केसरी, मराठा, ये सारी जो पत्रिका थी इन्हीं के द्वारा संपादित की जाती थी। 35 में है, महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। 3 सवाल इसमें है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में स्थापना की थी, कब, 1916 ईस्वी में, कहाँ, तो बड़ौदा, अहमदाबाद, लखनऊ, चंपारण। तो सब इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। सबसे पहले जाने कि महात्मा गांधी पहले दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, ठीक है, वहाँ पढ़े, वहाँ गए थे महात्मा गांधी, और उसके बाद जब वो लौटे थे तो वो सन था 1915 ईस्वी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी। और यही कारण है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यही कारण है 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस इसे कहा जाता है, दिवस। तो इसे आप जरूर याद रखें। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को ही चुना गया है, और यह प्रत्येक 2 वर्षों पर मनाया जाता है, प्रत्येक 2 वर्षों पर, ठीक है, 2 वर्षों पर इसे मनाया जाता है। तो इसे भी आप याद रखें। तो 1916 ईस्वी में साबरमती की स्थापना कहाँ की गई थी, अहमदाबाद में, और अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक है। मैमल्स है, रेप्टिलिया है, इंसेक्टा है, पाइसेज है। तो इसका सही जवाब इंसेक्टा हो जाएगा, एकदम आसान है। इंसेक्टा में सर्वाधिक जंतुओं की संख्या होती है। चलिए, अकबर ने किस कछवाहा शासक फरजद, जिसे पुत्र भी बोला जाता है फारसी, राजा की उपाधि दी तथा अपने नवरत्न में शामिल किया। भगवान दास, भारमल, मानसिंह, मिर्जा राजा। तो 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब मानसिंह हो जाएगा। मानसिंह को नवरत्न में शामिल किया गया था, और यह फरजद पुत्र के रूप में अकबर ने इसे माना था। चलिए, राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ राज्य की आकस्मिकता निधि पूछा जा रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भारत के राष्ट्रपति भी नहीं होंगे। राज्य का राज्यपाल इसका सही जवाब हो जाएगा। आकस्मिकता निधि किसके अंदर होता है, राज्य का राज्यपाल के द्वारा यह संचालित किया जाता है। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक आर के नारायण है, मदन मोहन है, नवी नारायणन है, या फिर के कस्तूरी रंगन है। ये 4 ऑप्शन है आपके। तो ये हाईलाइटेड है, देखिए यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है के कस्तूरी रंगन। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक के कस्तूरी रंगन को माना जाता है। आगे देखेंगे, 40 हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मिताक्षरा। मिताक्षरा किसने लिखी है। तो मिताक्षरा लिखने वाले कौन है, अमोघवर्ष हैं, विज्ञानेश्वर है, कंबन या फिर नयचंद्र है। तो विज्ञानेश्वर को माना जाता है, मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर, ठीक है। अगला देखेंगे 41 नंबर। 41 नंबर सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ इधर वंश है और एक तरफ यहाँ पे संस्थापक है। तो कलचुड़ी वंश के संस्थापक कोक्कल है माने जाते हैं, देखिए ये सही है। राष्ट्रकूट के विजयालय, ये गलत है, देखिए यहीं भी ये पकड़ा गया, राष्ट्रकूट के विजयालय नहीं है। चलिए आगे देख लेंगे, उसके बाद इसका वर्णन करेंगे। चंदेल, नन्नुप चंदेल, ये तो सही है। गढ़वाल के इंद्रदेव हैं, ये चंद्रदेव है, ये सही है। राष्ट्रकूट की अगर हम लोग बात कर लें तो राष्ट्रकूट के संस्थापक हैं, राष्ट्रकूट के जो संस्थापक हैं ये हैं दंती दुर्ग। कौन माने जानते हैं, दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट का संस्थापक माना जाता है। जबकि विजयालय की अगर बात करें तो ये चोल वंश हो जाएगा। चोल वंश का कौन है, विजयालय है। तो आप इसे देख लें, याद रख लें, राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग, जबकि चोल के विजयालय है। यहाँ पे ये मिस्टेक है, वहाँ की आप सारा सुमेलित देख सकते हैं।
आगे देखेंगे किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, त्रिगुट संघर्ष हुआ था। दिल्ली, कन्नौज, पाटलिपुत्र इनमें से कोई नहीं, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। कन्नौज के लिए ये कन्नौज पे स्वामित्व के लिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। चलिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल यहाँ पे पूछा जा रहा है। सर जॉन सॉर, वॉरेन हेस्टिंग्स, लाई मंकियंस ऑफ हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव। तो सही जवाब इसका वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। आप जानते होंगे 1773 ईस्वी में इन्हें बनाया गया था। ठीक है, 1773 ईस्वी में इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स को। तो इसे आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और उस समय मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का दौर चल रहा था। अकबर की मृत्यु हो गई थी और जहांगीर शासक थे। तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, तो इसका सही जवाब जहांगीर ही होगा, क्योंकि उस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर यहाँ पे शासन कर रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? कालीकट है, पुलिकट है, कैनानूर है या फिर कोचीन है? तो पुर्तगालियों की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो कोचीन में पुर्तगाली ने सबसे पहला अपना कारखाना खोला था 1503 ईस्वी में। तो इसे आपको याद रखना है, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहला फैक्ट्री स्थापित किया था कोचीन में, 1503 ईस्वी। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी है, इसके तहत क्या होता है, पहले आप ऑप्शंस देख लें। नुनो द कनोआ, अल्फांसो डी अल्बुकर्क या फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन हैं आपके। ये पुर्तगाली गवर्नर हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी एक पॉलिसी वो लोग फॉलो करते थे। कहने का मतलब है समुद्री व्यापार पर आधिपत्य, समुद्री व्यापार पर कंट्रोल, तो इसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम दिया गया था। ये पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये पुर्तगाली गवर्नर 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में ये बना था गवर्नर, और कब तक रहा था? 1509 तक ये गवर्नर के पद पर रहा था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा या अल्मोड़ा इसे कहा जाता है। आगे देखेंगे 47, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? दोनों क्वेश्चन जो आपने देखे, एक वो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वही ऑप्शन है, नुनो द कुन्हा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इनमें से कोई नहीं। तो साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की यहाँ पे चर्चा की जा रही है, तो ये फ्रांसिस डी अल्बुकर्क हो जाएगा। अल्बुकर्क ये इसको कह सकते हैं। ये बना था 1509 ईस्वी में, गवर्नर जनरल कहाँ का? ये पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। ये पुर्तगाली गवर्नर था जो कि 1509 ईस्वी में बना था, और 1510 ईस्वी में इसने गोवा को जीता था। गोवा को जीता था यानी कि गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है, कब्जा किया था। तो पुर्तगालियों का जो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है, इसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही माना जाता है, यही कारण है। आगे देखेंगे, किससे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? एडवर्ड टेरी, हॉकिंस, सर थॉमस रो, इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि अकबर जब मौत हो चुकी थी अकबर की, हालांकि अकबर के शासनकाल में ही इसे भेजा गया था। हॉकिंस इसका सही जवाब हो जाएगा, भेजा गया था, लेकिन तब तक आने में लेट हुआ। अकबर की मृत्यु हो चुकी थी 1608 के आसपास ये हॉकिंस आया था। 1608 ईस्वी के आसपास हॉकिंस आया था। तो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। उस समय जहांगीर शासक था और जहांगीर ने इसे हॉकिंस को इसे अंग्रेज खान कहा था। अंग्रेज खान इसे कह सकते हैं, अंग्रेज खान कहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हॉकिंस जो था वो वार्ता करने में सफल रहा था, मनाने में सफल रहा था जहांगीर को। किस लिए? सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेज खान की उपाधि हॉकिंस को दिया गया था जहांगीर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? चार ऑप्शंस आपको एक एक करके देख लें। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें आप देखे होंगे कि पढ़े होंगे, इसमें मुगल शासक भी लड़ा था। मुगल शासक था, अवध का नवाब था और एक मीर कासिम था। तीन था जो कि बक्सर का युद्ध में शामिल हुआ था और एक तरफ अंग्रेज लड़ रहे थे।
ठीक है। तो 1764 ईस्वी अंग्रेजों और 3 सेनाओं, जिससे मीर कासिम कह सकते हैं, अवध कह सकते हैं, अवध का नवाब कह सकते हैं, मुगल शासक, ये तीनों मिलकर लड़े थे, फिर भी अंग्रेजों ने यहाँ पे विजय हासिल किया था। दूसरा है बांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था, और ये 2 देशों के मध्य हुआ था। जैसे एक फ्रांसीसी यहाँ पे शासन कर रहे थे, शासन कह सकते हैं या फिर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, बाद में चल के ये अपनी बेस यहाँ पे कायम कर ली, वो अलग मैटर है। लेकिन फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, फ्रांस और अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीता था और फ्रांसीसियों की यहाँ पे हार हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसियों की यहाँ पे क्या हुई थी, हार हुई थी। यहाँ पे कह सकते हैं भारतीय और अंग्रेज, भारतीय ही थे वो लोग, जैसे मीर कासिम था बंगाल का, ये अवध का नवाब था, मुगल शासक था, तो तीनों भारतीय थे। और अंग्रेज के बीच में 1764 ईस्वी में ये बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें भी अंग्रेज विजय हुआ था। बांडीवास के युद्ध में भी अंग्रेज जीता था। एक है बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध जो हुआ था ये 1759 ईस्वी में हुआ था। ये डचों के मध्य हुआ था और डचों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो यहाँ पे इसका सही जवाब यही होना चाहिए, अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था, तो ये बेदरा का युद्ध ही होगा जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया था। एक प्लासी का युद्ध को ही देख लें, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, इसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो भारतीय ही कह सकते हैं, भारतीय और कौन था, अंग्रेज थे। ठीक है, तो अंग्रेज इसमें फिर विजयी हुआ था और भारतीय जो था सिराजुद्दौला, उसकी भी हार हुई थी 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में। तो चारों ऑप्शंस आप यहाँ पे देखें तो बेदरा का युद्ध जो था वो डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जो कि 1759 ईस्वी में हुआ था, इसे आप जरूर याद रखें। अब यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? तो बक्सर का युद्ध हमने देखा भारतीयों के बीच हुआ था। बेदरा का युद्ध देखा, ये डचों के मध्य और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीते थे। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी अंग्रेजों के साथ। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, बांडीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था। किनके किनके मध्य हुआ था? फ्रांसीसी से कहा जा सकता है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया था और अपनी सर्वोच्चता स्थापित की थी। प्लासी का युद्ध की चर्चा करें तो ये हम बता चुके हैं, सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव इसमें निर्णायक भूमिका में था और ये जीता था। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी वहाँ पे। तो कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हारे थे? तो ये बांडीवास का युद्ध होगा, जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये चारों युद्ध जो लड़े गए थे अंग्रेजों की दृष्टि से बहुत निर्णायक युद्ध थे। भारत में औपनिवेशिक कायम करने के उद्देश्य से बहुत निर्णायक युद्ध थे। 1757, 1759, 1760, 1764 और पूरी तरह से सभी को डोमिनेट करके वो अपना औपनिवेश अंग्रेजों ने कायम किया था भारत में। खास करके सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर अपना कब्जा जमाया था। उसके बाद 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित करके उसको साइड कर दिया था। 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों को हराकर फ्रांसीसियों को भी अपने रास्ते से हटा दिया था। 1764 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, मीर कासिम अवध के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उसके बाद उसी समय ये मुगल शासक थे। तो उन सारी सेनाओं को, संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों ने पराजित किया था और पूरे भारत पर कब्जा किया था, पूरे भारत पर अपना औपनिवेश पूरी तरह से कायम कर दिया था। तो दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ने हैं और एसएससी क्रैक करने हैं। ठीक है, बीएसएससी क्रैक करने हैं, यानी कि बिहार के जो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके दृष्टि से हर एक कोशिश हम करेंगे कि आपका जीएस सेट, साइंस सेट कहीं से भी ना छूटे। ये 75 प्रश्न जो होंगे वो निर्णायक भूमिका में होंगे और देख लीजिएगा जब एग्जाम्स हॉल से आएंगे तो उस समय मोहन जीएस क्लासेस आपके मुख पर होगा। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।